हेलो स्टूडेंट्स, जेपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें वर्ष 2015 में पूछे गए सभी सवालों का हल कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले का 2 वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, जिसमें हम पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन किए हैं और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक का सॉल्यूशन किए हैं। और इस वीडियो में जो आपका पार्ट 3 वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो ये आपका ऑब्जेक्टिव का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव पर आएंगे और उसको हल करेंगे। तो चलिए पार्ट 3 वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल 31। यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, नीचे में भी आपको क्वेश्चन का पिक्चर मिल जाएगा, जो 2015 एग्जाम में पूछा गया है। हूबहू वही क्वेश्चन है। इसी आधार पर 2023 परीक्षा में भी पूछे जाने की भरपूर संभावना है। अगर आप इन सभी सवालों को हल कर लेंगे तो अच्छा से अच्छा अंक आएगा ही। तो देखिए पहला सवाल जो है 31 कह रहा है कि यदि रेखा का ये समीकरण दिया है, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और तल, ये तल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कह रहा है कि रेखा और तल समांतर है, तो आपको ऑप्शन बतानी है क्या होगा। समझ लीजिए, यहाँ पर एक मान लीजिए तल दिया है। तल का समीकरण क्या दिया है? ax + by + cz + d बराबर 0। ठीक है, ये एक तल है और एक रेखा है। रेखा मान लीजिए ये एक रेखा है, इसके समांतर है। ये रेखा जो है, इसका समीकरण क्या है? x - x1/l बराबर y - y1/m बराबर z - z1/n। यही सवाल दिया है। कह रहे हैं कि ये दोनों समांतर है, तो कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन ये होता है कि जो ये इसका दिक् अनुपात है, मतलब x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, और यहाँ पर जो है दिक्कोज्या LMN दोनों का गुणनफल 0 के बराबर होता है। मतलब A और L, AL, इसका B और इसका M, BM + CN बराबर 0। ये आपका स्पेशल केस है। जब रेखा और तल आपस में समांतर होता है, तो यहाँ से x का गुणांक, y का गुणांक और z का जो गुणांक है, वो क्रमशः LMN के गुणनफल के योग 0 के बराबर होता है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को हल कर लिए, अच्छी से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 32। यह भी इसी टाइप का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि तल, ये देखिए यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर 2 2 2, मतलब 2 तल की बात हो रही है। ABCD, जिसमें 4 आ गया कांस्टेंट ABCD, वो हमारा तल हुआ। तो 2 तल दिया है और दोनों परस्पर लंब है। 2 तल है, इसमें एक रेखा और एक तल था, इसमें 2 तल है। तो जब 2 तल, 2 प्लेन दिया हो, तो उसका लंब होने का शर्त होता है, ये देखिए गुणनफल A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर 0। ये किसका इक्वेशन है? ये 2 तल जब आपस में लंब होते हैं, ये आपको याद करनी होगी। इसको आप याद कर लीजिए या नोट्स बनाकर रख लीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन जो कि फॉर्मूला ही है, आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इससे पहले आप ये देख लीजिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन बी, AL BM + CN बराबर 0। और इसका जो है ये गुणनफल वाला ऑप्शन है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से खींच लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पर। अगला क्वेश्चन है, बिंदु दिया है, ये एक पॉइंट दिया है, से तल, एक तल का इक्वेशन दिया है कि दूरी ज्ञात करनी है। मतलब एक बिंदु और एक तल के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो समझ लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इजी है। बस फार्मूला में मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए ये एक बिंदु है और ये एक प्लेन है, कोई समतल है कोई तल है।
हमको यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करनी है, तो जाहिर सी बात है कि वो लंब होगा। दूरी मतलब न्यूनतम दूरी होती है और लंब होगा। तो सबसे पहले ये एक प्लेन है, तो इसका समीकरण आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0 होता है। और ये कोई पॉइंट है तो इसको मानते हैं x1, y1 और z1। जो इसका दूरी होता है, दूरी को अगर d से हम डिनोट करें तो क्या होता है, एक्स वाई जेड की जगह पर हमको इसको रखना होता है। फार्मूला है, डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि एक्स वाई जेड पर हमको इस पॉइंट को रखना होता है। मतलब ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बराबर 0 के कोई लेन देन नहीं है। इसके नीचे में डिवाइड करेंगे किस से, तो ये जो एक्स वाई और जेड का जो दिक् अनुपात ए बी सी दिया है उसका वर्ग करके डिवाइड करेंगे। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा दूरी का सूत्र है। आप इसको अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिए। अब आते हैं, इसको हल करते हैं। चूँकि ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको हल करते हैं। ये हमारा x1 y1 z1 हो गया और ये हमारा तल हो गया। तो जब दूरी निकालेंगे तो क्या हम बोले कि समीकरण जो दिया है तल, उसमें हम पॉइंट रखेंगे। तो देखिए समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर d छूट रहा है तो d को लिख लीजिए। d छूट रहा था तो d को लिख दिए, क्योंकि ax by cz और d भी होता है 4 ABCD। देखिए तो 2x, x के जगह पर हम पॉइंट रखेंगे। पॉइंट मेरा ये यहाँ से आएगा, यही हमारा x y z का काम करेगा। तो 2x, x के जगह पर 2 रख दिए। फिर है माइनस, तो माइनस 3 के जगह पर 3 रख दिए। अब y के जगह पर y का मान रखेंगे जो है -3, ठीक है। प्लस 6z, तो प्लस 6 रख दिए। और z का मान देखिए यहाँ से x y z, तो z का मान हो गया -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 7, तो प्लस 7 को रख लिए। बटे में क्या है लिखे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए बी सी क्या है, तो ए बी सी हमारा समीकरण से ही है। मतलब ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कहने का मतलब देख लीजिए कि ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर -3 हो गया और सी बराबर 6 हो गया। देखिए ये ए, ये बी, ये सी। प्लस है तो प्लस में लिखेंगे और माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, वर्ग करके जोड़ देना है। तो 2 का वर्ग 4, -3 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस में, और 3 का वर्ग 9, मतलब 9। और यहाँ पर 6 है मतलब 6 है, तो 6 का वर्ग 36। प्लस करके जोड़ देंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे। हल कर रहे हैं, 2 और 2 गुणा होकर 4, ये माइनस माइनस प्लस, 3 से गुणा होकर 9। ये देखिए 6 प्लस में, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 6 से 1 से गुणा होकर 6, प्लस 7 है तो प्लस 7 कर दिए। यहाँ पर देखिए 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, क्योंकि हमको यह वर्गमूल निकालना है। जोड़ने पर आया 49। इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 और 9 13, 13 और 7 20, ठीक है। 9 4 13, 13 और 7 20, 20 में से 6 घट गया मतलब 14। नीचे में देखिए 49 का वर्गमूल आपको पता है कि 7 होता है। इसमें हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 7 से 14 कट गया 2 बार में और मेरा राइट आंसर आ गया 2। चूँकि ये दूरी है तो दूरी है तो कोई यूनिट होगा, चाहे मीटर चाहे सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन में 4 3 2 दिया है, यूनिट नहीं दिया है। तो जो मेरा डिजिट दिख रहा है 2, वही तो आंसर होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया तल और बिंदु के बीच की दूरी का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिख रहा है, ये प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल ईजी है, बस आप ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत है। सवाल क्या है कि पी ए का मान 3/8 दिया है, पी बी का मान 1/2 दिया है। मतलब ए की प्रायिकता 3/8 है, बी की प्रायिकता 1/2 है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/4 है। तो हमें ए यूनियन बी की प्रायिकता यानी कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसका फार्मूला जानिए, बिल्कुल ईजी है। पी ए यूनियन बी बराबर होता है
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये प्रायिकता का छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसी फार्मूला का यूज करके बस मेरा क्वेश्चन बन गया। क्या निकालना है? ए यूनियन बी। तो ठीक है, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। पी ए का मान दिया है 3/8 रख दिए, पी बी का मान दिया है 1/2 रख दिए, माइनस इंटरसेक्शन का मान दिया है 1/4। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन का मान दिया है 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला है और यहाँ पर मान रख दिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है तो आप जानते हैं, इसको हल करना होगा और कुछ तो है नहीं। एलसीएम हो जाएगा 8, आप बचपन में पढ़े होंगे एलसीएम 8 से कटाएंगे तो एक बार में गुणा करेंगे तो 3, प्लस 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, 4 से 1 से गुणा करेंगे 4, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 4 से कटाएंगे 8, 2 बार में 2 से और 1 से गुणा होगा तो 2, यानी कि हल करके कितना गया 3 4 7, 7 में से 2 घट गया, तो 7 में से 2 घट गया तो क्या हो गया 5/8 मतलब 5/8। तो हमारा ए यूनियन बी का मान आ गया 5/8, जो कि ऑप्शन देखिए किस में है, ए यूनियन बी का मान 5/8 जो कि ऑप्शन डी में है। आप इस क्या कर लीजिएगा, इस फार्मूला को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये प्रायिकता का बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। कभी कभी क्या होता है कि ये दिया रहता है और इसको निकालना पड़ता है, तो उसको भी देख लीजिए कि P अगर इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, मतलब PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B सेम वही हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन निकालनी हो तो इसको माइनस में है तो इसको प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो जाके माइनस में हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता ही रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पर। देखिए कह रहा है कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं या हो, तो बात एक ही है। क्वेश्चन आपको पिक्चर के रूप में दिख रहा है। ये 2015 एग्जाम में भी पूछा है और आगे भी पूछ जाने की संभावना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, हम यूनियन पर चलते हैं। तो PA यूनियन B बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस PA यूनियन B का डैश। ये भी एक फार्मूला है, ये भी पूछ सकता है परीक्षा में, अब पूछता रहता है। इसके आगे ये भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको आगे हम चेंज करेंगे। 1 माइनस, आप पढ़े होंगे सेट में कि जब यूनियन का डैश रहता है तो यूनियन इंटरसेक्शन में हो जाता है, मतलब PA डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है कहीं भी, क्योंकि PA और PB अलग अलग है डैश के रूप में। अब आप एक बात ये भी जान लीजिए कि जब A और B स्वतंत्र घटना होता है तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB होता है। कब? जब A और B स्वतंत्र घटना होता है तो PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया फार्मूला है। कब? जब स्वतंत्र घटना होता है तब। यहाँ पर लिख देते हैं, जब स्वतंत्र घटना है तब। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, इसी का हमें यूज करके यहाँ पर हल करनी है। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या हो गया कि दोनों मल्टीप्लाई में हो गया, दिख रहा है। जब स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना उसे कहते हैं जिसको एक होने या न होने से दूसरे पर प्रभाव न पड़े, मतलब हेड आना और चित आना दोनों आपस में अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं हैं। हेड आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, टेल आए या न आए, हेड आएगा तो आएगा। यहाँ पर इसको हमें यूज करके बतानी है। तो आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन में दोनों मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो यहाँ पर भी इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 माइनस इज भी इंटरसेक्शन में है, यहाँ पर A डैश और B डैश इंटरसेक्शन में है, तो जब इंटरसेक्शन में है तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो PA डैश इंटू PB डैश। अब देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये भी फार्मूला है किसका, PA यूनियन B का। तो यही आपको अभी सवाल में पूछा रखा है, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन होता है, ऑप्शन ए, जो कि
दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 36। ये एक डिटर्मिनेंट्स है, सारणिक है, हमको इसका मान ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये मेरा मुख्य विकर्ण है, मेन डायगोनल है, और इसका एक ट्रिक जान लीजिए, चूँकि ये ऑब्जेक्टिव है तो हमको कम से कम समय में हल करनी होती है। तो ट्रिक यही है कि मुख्य विकर्ण के अगर नीचे के सारे अवयव, मतलब ये 3, या मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य हो तो उसका जो मान होता है दोनों को गुणा करने के मान के बराबर होता है। तो ये ट्रिक यहाँ पर लग रहा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सारणिक मेरे को दिया है A0 0 0 B 0, चलिए यहाँ पर कुछ रख लेते हैं अलग, ठीक है, 0 3 4 और यहाँ पर मान लीजिए C, ठीक है। ये मेरे को एक सारणिक A दिया गया है, हमको इसका मान बतानी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य हैं क्या। तो ये मेरा मुख्य विकर्ण है, हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर के सारे अवयव शून्य है। इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव शून्य है, इसलिए यहाँ पर हम ऊपर का रखें। तो जो इसका मान होता है सारणिक का, वो मुख्य विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है, A गुणे B गुणे C। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही हम समझा रहे हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम समझा रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत समझिए वीडियो को लंबा बढ़ाया जा रहा है, नहीं, वो समझाने का एक तरीका है। मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव 0 हो या मुख्य विकर्ण के ऊपर का अवयव 0 हो तो उसका जो मान होता है तीनों संख्या को गुणा करने के बराबर आता है। तो इस सवाल को हम हल कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि नीचे का सारा अवयव 0 है। तो 3 और 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 6 6 7 42। तो इस सवाल का राइट आंसर 42 हो गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 पर। क्वेश्चन क्या है, एक अवयव दिया है का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। व्युत्क्रम नहीं होगा कब, जब k का मान बताइए। कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा तो k का मान बताइए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर कोई अवयव है और उसका सारणिक निकाल रहे हैं और वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, यदि अवयव का सारणिक 0 के बराबर आ जाए तो उसका व्युत्क्रम नहीं होता है, व्युत्क्रम नहीं होगा। ये आप नोट्स कर लीजिए। अगर कोई अवयव दिया है और उसका हम सारणिक निकाल रहे हैं और 0 के बराबर आ जाए तो उसका व्युत्क्रम नहीं होगा। और ये बोल रहा है कि इसका भी व्युत्क्रम नहीं है, मतलब ये इस रूल का पालन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सारणिक को 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि व्युत्क्रम नहीं है तो 0 है। हल कर रहे हैं, यहाँ पर दिया है मैट्रिक्स 2 3 5 और k, इसको डिटर्मिनेंट में हल कर रहे हैं। तो क्या होता है, तिरछा तिरछी गुणा होता है ना, ये दोनों को एक साथ गुणा करते हैं, ये दोनों को एक साथ। तो 2 और k में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2k, और 3 5 में गुणा करेंगे तो 15 यानी 15। तो क्या करते हैं कि गुणा करके बीच में घटाते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मान निकाल दिए, मगर इसको हल करना है। हल करने से पहले हमको ये जानना है कि इसका मान दिया है 0 और हमें k का मान ज्ञात करनी है। तो 2k बराबर 15 हो गया, और यहाँ से k का मान हम ज्ञात कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 15/2। यही हमारा राइट आंसर हो गया, k का मान 15/2, जो कि देखिए किस ऑप्शन में दिया है, a में नहीं दिया, b में नहीं दिया, c में नहीं दिया, d में दिया है। तो इस सवाल का राइट आंसर d आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर। सवाल है, देख लीजिए, बिल्कुल ईजी है, डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 38 नंबर क्वेश्चन। इसका मान क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2 cos इनवर्स, 2 sin इनवर्स, 2 cot इनवर्स। इसका बात अभी रखते हैं, ये तीनों का फार्मूला पहले देखते हैं। चलिए पहले साइन से शुरू करते हैं। 2 sin इनवर्स x बराबर क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको आंसर बता दे कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। थोड़ा सा इस ऑप्शन के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक फार्मूला है और आने वाले परीक्षा में पूछ सकता है। तो 2 sin इनवर्स x का फार्मूला आता है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट।
ठीक है। आने वाले दिन में यदि आपसे ये पूछे कि ये किसका मान है तो आप कहिएगा किसका, 2 sin इनवर्स x का। यदि ये पूछे कि 2 sin इनवर्स x का मान क्या होगा तो ऐसा होगा ऑप्शन जिसमें मार दीजिएगा एकदम धांस दिया। 2 sin इनवर्स x हो गया। अब cos पर आते हैं, 2 cos इनवर्स x, ये भी एक फार्मूला है। क्या होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यदि पूछे 2 cos इनवर्स x का मान क्या होगा तो ये ऑप्शन जिसमें दिखेगा मार दीजिएगा। लेकिन अभी तो ये ऑप्शन हमको दिखा ही नहीं, तो ना साइन में है ना कॉस में है। चलते हैं आगे tan में, तो 2 tan इनवर्स x, इसमें 3 फार्मूला होता है, साइन के रूप में, कॉस के रूप में, tan के रूप में। तीनों फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले साइन के रूप में, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में, एक tan के रूप में। तो साइन वाला फार्मूला ये है। इसी का कॉस के रूप में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट हम आंसर बता सकते थे, लेकिन इसके आधार पर हम जब 5 को सवाल नहीं बताएं तो क्या फ़ायदा बताने का। आप आंसर में भी आंसर देख सकते हैं, आंसर में ABCD दिया होगा, आप कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो देखने आए मतलब सीखने आए तो अच्छा से सीखिए। कॉस ग्रुप में हो गया। अब बढ़ते हैं tan ग्रुप में। हम क्या बोले कि इसका 3 फार्मूला होता है, साइन, कॉस और tan। तो साइन कॉस लिख दिए, tan वाला देखिए, tan होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में नीचे में प्लस, सेम वही रहेगा, नीचे में प्लस, tan में नीचे में माइनस होता है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है क्या इससे मिला, तो मिल गया। देखिए यही क्वेश्चन पूछा था ना, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये छिपा है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है 2 tan इनवर्स x, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। यहीं से मिल गया हमको, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सवाल को हल कर लिए हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किसी एकांक आव्यूह आई जो होता है यूनिट मैट्रिक्स के लिए आई स्क्वायर का मान आई होगा कि आई 0 के बराबर होगा कि आई 2 के बराबर होगा कि आई 5 के बराबर होगा। सबसे पहले जानिए कि यदि ये आव्यूह है और ये भी मैट्रिक्स का ही चिन्ह है, तो जब मैट्रिक्स का चिन्ह होता है तो मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है 1 2 3 4 5, वो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है। उसका चिन्ह ऐसे रहता है, ऐसे खाड़ा पाई दूगो। और जब ये मुँह सट गई तो आव्यूह सारणिक ना। तो जब आव्यूह का क्या कर रहा है कि एकांक आव्यूह आई के लिए आई स्क्वायर का मान आई होगा, तो चेक कर लेते हैं। आई का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब 1 0 0 1, मगर लिख दिया 0, बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। 1 0 0 1, ठीक है। आई स्क्वायर निकालते हैं, जगह कम है निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1। आप गुणा करने को तो पढ़े होंगे, इस रो और इस कॉलम में गुणा होता है। तो जब 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, और 0 में 0 से मतलब गुणा करेंगे तो 0 होगा, मतलब जोड़ के 1। अब इसमें और इसमें गुणा होता है तो 1 और 0 में 0, और 0 1 में भी 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें और इसमें गुणा होता है तो 0 1 से गुणा किए तो 0, और 1 0 से गुणा किए तो 0, जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। अब इसमें और इसमें गुणा होता है तो 0 0 में गुणा किया 0, और 1 1 में गुणा किए तो 1, और 0 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। मतलब ये हमारा किसके मान में बराबर आ गया, आई के ही बराबर आ गया। तो आई स्क्वायर का मान किसके बराबर आया, आई के बराबर। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी कि सही ऑप्शन ए ही दिख रहा है। बाकी किसी में इतना औकात नहीं है कि इसका ऑप्शन हो जाए। क्यों, क्योंकि 2 3 4 5 आव्यूह में होता ही नहीं है उसका मान, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पर। ये तो चटनी है, चटनी जैसा खा गए पका गए, ये बहुत ईजी है। अब देखिए 40 क्वेश्चन 40, ये भी फॉर्मूला है समाकलन का, इंटीग्रेशन का। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा, हमको फार्मूला है बतानी है। अगर आप इसको ध्यान पर रखें तो थोड़ा सोचिए, तब तक हम बोर्ड को मिटाते हैं। समाकलन का जो सूत्र है अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, इंटीग्रेशन फार्मूला बाई संतोष सागर। इंटीग्रेशन फार्मूला बाई संतोष सागर जैसे ही आप सर्च करिएगा तो आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा।
वहाँ से आप जाकर इंटीग्रेशन का फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। इस सब हम बता दिए हैं पहले के वीडियो में। तो देखिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। इसके जल से मिलता जुलता 3 गो होता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का मिलता जुलता है 3 फार्मूला होता है। तीनों को देखते हैं। सबसे नंबर 1 dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन। नंबर 2 dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन। नंबर 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका समाकलन। ये 3 फार्मूला है। इसी में से देखिए तो कोई दिख रहा है, यही है ना, यही छिपा है नंबर 3 पर। इसका मान आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए पहला फार्मूला है, आपको तो पता है 1/8 tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। नंबर 2 जो फार्मूला है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस के आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट जुड़ता रहता है। चलिए नंबर 3 जो देखिए 1/2a log मोड में कर लीजिए अच्छा लगने के लिए x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस के। देखिए बुआ, ये आपको फार्मूला है, आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन इसी फार्मूले के आधार पर ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव है, हम डायरेक्ट मार सकते थे। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही है, लेकिन आपको इसके मिलता जुलता जो फार्मूला है हम वो भी दिखा दिए। तो देखिए नंबर 3 क्वेश्चन का जो फार्मूला है 1/2a log x माइनस ए अपॉन लॉग का कहते हैं log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस के। तो देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, बिल्कुल ही ईजी है। तो नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है, हल कर लिए। और यहाँ से हम लोग का जो 2015 एग्जाम था उसमें जितना ऑब्जेक्टिव पूछा था नंबर क्वेश्चन 1 से नंबर क्वेश्चन 40 तक सारा हम हल कर लिए। ये हमारा तीसरा वीडियो है, यानी कि 3rd वीडियो है। इससे पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2015 में पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन लेकर। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे। थैंक यू।